हेलो बच्चों, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और सबको बहुत बहुत बधाइयाँ हो। और मैं चाहूँगा कि हर बच्चा देश के लिए कंट्रीब्यूट करे, और वो कैसे कंट्रीब्यूशन होता है उसके लिए सेना में जाना या मिलिट्री मैन होना कोई ज़रूरी नहीं होता है। हम अपना काम यदि ईमानदारी से करते हैं और इस सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए कुछ करते हैं तो वो कंट्रीब्यूशन है और वही सच्चा देश प्रेम है। और मेरे ख्याल में कंट्री फर्स्ट होना चाहिए, देश सबसे पहला होना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि आप अपने एग्ज़ाम की मन लगा के तैयारी करें और जो आपका मिशन है उसमें 100% दें और ईमानदारी से काम करें। यही सच्ची देशभक्ति है। और मैंने पिछले वीडियो में जीआई का फर्स्ट पार्ट दिया था, जिसमें आपको मैंने जीआई कौन शो करेगा इसको पूरा कवर कर लिया है मैंने। आज की वीडियो में जीआई कैसे बनाते हैं, कुछ उनकी प्रॉपर्टीज़ का कंपैरिजन और जीआई के नंबर को कैसे डिटरमाइन करते हैं ये सिखाऊंगा। और ऐसा होने से जीआई कंप्लीट कवर हो जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम जीआई पे आएगी वो सॉल्व हो जाएगी। थोड़ी सी बात मैं ये बताऊं कि जीआई किस तरह से क्वेश्चंस में या किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सकता है। किसी भी रिएक्शन के दौरान मान लो एल्कीन बन रहा है, मैं 2-3 एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे तो इतना सा मिला और इस पे एल्कोहलिक KOH और 8 का साइन दिया हुआ है, तो इस रिएजेंट का काम ही HX को रिमूव करना है। और उसने मुझे यहाँ नंबर ऑफ एल्कीन्स ही पूछ लिया, नंबर ऑफ एल्कीन्स फॉर्म्ड पूछ लिया, मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछ लिए। इसका काम HX हटाना। जिस कार्बन पे हेलोजन लगी वो अल्फा कार्बन है और पड़ोसी बीटा कार्बन है। ध्यान रहे हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं और इस केस में आप जब HX हटाओगे तो H यहाँ से और X आपने यहाँ से हटाया। इसका मतलब एक आंसर तो ब्यूटोनिन बन गया और एक आंसर आपका ब्यूटोइन बन गया। अब मुझे पता होना चाहिए यहाँ तो जीआई आएगा नहीं, लेकिन इस जगह जीआई मुझे कंडीशन मालूम है आएगा तो ये 2 फॉर्म में मिलेगा, सिस और ट्रांस। इसका मतलब टोटल प्रोडक्ट पूछे मेरे, तो मेरा आंसर टोटल प्रोडक्ट में टोटल प्रोडक्ट 3 हो गए। क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में होते हैं, इस तरह से चीजें अप्लाई होती। कहाँ रिएक्शन का क्वेश्चन था जिसमें उसने आइसोमेरिज्म को इंट्रोड्यूस कर दिया है। छोटी सी बात, जो टोटोमेरिज्म के 3 पार्ट दिए मैंने। मान लीजिए मुझे इतनी सी प्रॉब्लम मिली और पूछ लिया इसकी कितनी इनॉल फॉर्म पॉसिबल है, तो याद होगा आपको अल्फा हाइड्रोजन है तो वो टोटोमेरिज्म में हिस्सा लेती है, तो नो डाउट इसकी एक इनॉल फॉर्म मैंने मान लो ये बना दी और दूसरी इनॉल फॉर्म मैंने ये बना दी। ये वाली अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करवाता हूँ ये बनती है, ये वाली पार्टिसिपेट करवाता हूँ ये बनती है। अब मुझे पता है एक तरह से ये इनॉल एल्कीन ही तो है और यहाँ जीआई नहीं आने वाला, जबकि इस एल्कीन में जीआई आएगा तो ये 2 फॉर्म में मिलेगी, एक में सिस और एक में ट्रांस। तो मैं बोलूंगा यहाँ टोटल इनॉल फॉर्म 3 बन गई है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर। तो मेरे ख्याल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को आपको रिएक्शंस में भी अप्लाई करना आना चाहिए। तो एक बात दिमाग में बिठा लें कि यदि किसी रिएक्शन का प्रोडक्ट एज ए एल्कीन बना तो फिर टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स काउंट करते समय ऑल मेजर माइनर काउंट करने के बाद जीआई भी काउंट करना है। ध्यान रहे बहुत सारी रिएक्शंस है हमारे सिलेबस की जिनमें एल्कीन बनता है और वहां आप जीआई काउंट करें। अब मान लीजिए मुझे मेजर प्रोडक्ट पूछ लिया इन सब में से, उसका इलाज अपन आज करेंगे कि सिस और ट्रांस में से जनरली ट्रांस मोर स्टेबल होती है, इसलिए इस केस में ट्रांस मोर स्टेबल होने से ट्रांस मेजर हो जाएगा। तो मेजर पूछे तो ट्रांस बता दें, टोटल पूछे तो ऑल प्रोडक्ट्स कितने होते हैं। मेरे ख्याल में ये जीआई इस तरह से रिएक्शंस में अप्लाई होता है, समझ में आ गया। अब मैं आपको जीआई में कुछ कॉन्फ़िगरेशंस यूज जो होते हैं उनकी बात बताता हूँ। एक तो सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है, इसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को अपन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। एक EZ कॉन्फ़िगरेशन है, उस पर भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते समय खूब सारी मिलनी है। एक सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये 3 तरह के जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं। उसके अलावा हमें जीआई के कुछ प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करना है, सिस और ट्रांस की प्रॉपर्टीज़ को, और फिर अपन जीआई के नंबर को डिटरमाइन करना सीखेंगे। और हो सके तो अपन पार्ट 3 भी ले आएंगे। यदि ये पार्ट बड़ा हो रहा है तो अपन इसको 3rd पार्ट में ले जाएंगे। तो सीखते जाएं। मैं पहले आपको जीआई में यूज होने वाले कॉन्फ़िगरेशंस की बात बता रहा हूँ। और सबसे पहला है सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। और सब परिचित हैं कि सिस में सिमिलर ग्रुप सेम साइड बताएंगे और ट्रांस में सिमिलर ग्रुप कहाँ हो जाएंगे, अपोजिट साइड। मेरे ख्याल में ये बात अपन जानते हैं। मैं कुछ ही एग्जाम्पल लेकर इस चीज़ को सिखा रहा हूँ, समझते जाना। सिस ट्रांस में जैसे कोई भी एग्जाम्पल जो मेरा जीआई शो कर रहा है वो 2 कॉन्फ़िगरेशन में तो मिलेगा। जैसे मान लीजिए
मैंने तो ये लो पेंट-2-ईन ही लिख दिया, 1 2 3 4 5 कार्बन है और पेंट-2-ईन, और मैं बताना चाहता हूं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को आपने ऐसे लिख दिया। अब ये कार्बन यहां आ गया, इस पे एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है, आपने मर्जी से हाइड्रोजन मिथाइल लिख दिया। इस कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन है और एक मिथाइल की बजाय इथाइल लगा हुआ है। ध्यान रहे कि ग्रुप सेम नहीं है, लेकिन ये तो सेम है। जो सेम है उनको देखते हुए आप इसको सिस बोल देंगे, और बराबर में किसी एक कार्बन के ग्रुप्स को इंटरचेंज कर दीजिए। अब की बार सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड आ गए, ये ट्रांस हो गया, खत्म। इतनी सी बात है। मैंने ब्यूट-2-ईन नहीं लिया, उसमें भी मुझे पता है सिस और ट्रांस बन जाएगा। कहने का मतलब कोई भी एग्जाम्पल हो उसको इस तरह से बनाएं। अब जब भी जीआई पढ़ा जाता है ना, तो फिर 2 फॉर्मूले जरूर लेने होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और बार बार एग्जाम्स में आए हैं, सीखते जाना। मैंने क्या किया, मैंने एक फॉर्मूला ये लिखा, मान लो ब्यूट-2-ईन 1,4-डाइओइक एसिड लिखा, और ये मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसलिए ये फॉर्मूला 2 कॉन्फ़िगरेशन में मिलेगा, और इसीलिए मैंने इसको 2 तरह से लिख दिया। एक बार मैंने H एक साइड और COH एक साइड, मतलब मैंने सिस फॉर्म लिखा है, और एक बार मैं इसकी ट्रांसफॉर्म लिख दूंगा, जिसमें मैं सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड लिख दूंगा। ये इसकी ट्रांसफॉर्म हो गई। ये 2 जबरदस्त फॉर्मूले हैं इस सब्जेक्ट के, हर बच्चे को ये फॉर्मूले आने चाहिए। और ध्यान रहे, इस फॉर्मूले का ट्राइवल नेम मैलेइक एसिड है, और इस फॉर्मूले को फ्यूमेरिक एसिड बोलते हैं। ये लो फ्यूमेरिक एसिड। और न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि मैलेइक और फ्यूमेरिक एसिड में क्या रिलेशनशिप है। मान लीजिए मुझे क्वेश्चन मिला कि मैलेइक और फ्यूमेरिक एसिड में क्या रिलेशन है, मैं पहली बात बोलने वाला ये स्टीरियो आइसोमर है। जीआई अपने स्टीरियो के अंडर में तो पढ़ रहे हैं। फिर मैं कहूँगा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। मैं कह सकता हूँ ये सिस ट्रांस आइसोमर है। मेरी ये पॉइंट समझ में आ रही है, सिस ट्रांस आइसोमर है। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि ये कॉन्फिगरेशनल आइसोमर है, कि कॉन्फिगरेशन में तो चेंज है। 4 आंसर दे दिए मैंने मल्टीपल के। अब एक नई बात बता रहा हूं, मैं इनको डायस्टीरियोमर भी बोलना चाह रहा हूं। ये पॉइंट बहुत जबरदस्त है, दे आर डायस्टीरियो आइसोमर। अब डायस्टीरियो आइसोमर क्या होते हैं मालूम होना चाहिए। ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेज ना हो। ये लीजिए, मान लीजिए मैं इसके पास मिरर लगाता, मान लो यहाँ, तो दोनों एच जो मेरे यहाँ राइट में दिख रहे हैं, इसमें दोनों एच लेफ्ट में आते हैं ना। यहाँ ऐसा नहीं हो पा रहा, इसका मतलब दोनों फॉर्म आपस में मिरर इमेज नहीं है। और ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो मिरर इमेज नहीं होते डायस्टीरियोमर कहलाते हैं। ये भी तो आपस में मिरर इमेज नहीं, ये भी आपस में डायस्टीरियोमर हैं। तो मैं ऐसा बोल दूं तो गलत नहीं होगा कि जीआई के बीच में रिलेशनशिप डाया का भी बताएं। ऑलमोस्ट लगाया है मैंने, कुछ केसेस में ऐसा नहीं हो पाता है, वो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो एग्जाम में नहीं आते। मैं फिर बोल रहा हूं, लेकिन आप एक बात ध्यान रखें, ऑलमोस्ट ऑल जीआई आर डायस्टीरियोमर, ऑल जीआई आर डायस्टीरियोमर, बट ऑल डाया आर नॉट जीआई। सारे डाया जीआई नहीं होते हैं, लेकिन सारे जीआई डाया होते हैं। जहां जीआई का रिलेशनशिप आ गया वहां आप डायस्टीरियोमर बताएं, विवरिम समावयव बताएं, अप्रतिबिंब समावयव भी हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डायस्टीरियोमर। ये सुपर्ब एग्जाम्पल था ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का। मैंने 2 एग्जाम्पल लिए, ऐसे सैकड़ों हो सकते हैं। लेकिन अब मैं एक बात बताने जा रहा हूं, वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए मैंने ऐसी कोई एल्कीन ले ली जिसमें यहां ए, यहां बी, यहां डी और यहां ई लगा हुआ है। यहां क्या था, ये आपस में सेम थे, इनको देखते हुए मैंने सिस ट्रांस बोल दिया। यहां भी देखिए ये भी सेम थे, ये भी सेम थे, इनको देखकर बोल दिया। अब आप क्या देख रहे हैं, कोई भी ग्रुप किसी भी कार्बन का सेम नहीं है, तो मैं यहां सिस और ट्रांस नहीं बोल पाऊंगा। तो इस तरह की जो एल्कीन होती है ना, उनके लिए अपन सिस और ट्रांस की बजाय इजेड कॉन्फ़िगरेशन यूज लेते हैं। हालांकि परीक्षाओं में इजेड पे बहुत कम बार प्रॉब्लम आई है, लेकिन मुझे ये बात आनी चाहिए, तो मैं इजेड कॉन्फ़िगरेशन का छोटा सा आइडिया दे रहा हूं। ध्यान दे, इस तरह की जो एल्कीन होगी उनके लिए इजेड कॉन्फ़िगरेशन काम आएगा, पहली बात। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, बहुत सी बुक्स क्या करती है, इन फॉर्मूलों के आगे भी इजेड यूज लेती है। तो जहां सिस और ट्रांस आता है वहां इजेड लिखा जा सकता है, लेकिन जहां प्योरली इजेड आता है, यहां प्योरली इजेड आएगा, वहां सिस और ट्रांस कभी नहीं लिखे जाएंगे।
यहाँ प्योरली EZ ही लिखना है, जबकि कुछ केसेस में कुछ बुक्स या कुछ जने पढ़ाने वाले इनके आगे भी EZ लिख देते हैं। जब EZ पूरा हो जाएगा तो मैं भी इनको लिख पाऊंगा यहाँ, और फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी समझाऊंगा। तो सीखना, मैं आप लोगों को EZ कॉन्फ़िगरेशन सिखाने जा रहा हूं। अब बात ये E और Z हैं क्या? तो ये एंटजीजन और जुस्मन वर्ड जो हैं, या जो वर्ड उनके इनिशियल लेटर हैं, और एंटजीजन का मतलब है अपोजिट, और जुस्मन का मतलब है टुगेदर, मतलब एक साथ या साथ साथ। तो अब मैं EZ कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है इसके रूल्स बताने जा रहा हूं। उन रूल्स को सीक्वेंस रूल्स बोलते हैं, और उन्हीं को 3 वैज्ञानिक हैं, कैन, इनगोल्ड और प्रीलॉग। कैन, इनगोल्ड, प्रीलॉग, उनके नामों के इनिशियल लेटर लेकर मैं इनको CIP रूल्स बोलता हूं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब अपन ऑप्टिकल में RS कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं ना, तब भी ये रूल यूज होते हैं। इसलिए एक बार आप EZ में सीख लेंगे इनको, तो RS में आपको यूज लेने पड़ेंगे, वहां आप डायरेक्ट काम में ले सकते हैं। मेरी सारी बातें सीखते जाना। मेन पॉइंट एक है, फिर 3 तरह की प्रॉब्लम है तो 3 पॉइंट और हो जाएंगे, तो टोटल 4 पॉइंट सीक्वेंस रूल कहलाते हैं। और मैं हर पॉइंट को एग्जाम्पल से ले रहा हूं, आप सीखते जाना। सबसे पहली बात पता है क्या है कि जब भी मुझे इस तरह की एल्कीन मिलेगी जिसके सारे ग्रुप डिफरेंट हैं, तो उसमें सिस ट्रांस तो आएगा नहीं, उसमें EZ आएगा। अब EZ कैसे आएगा वो समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मैं पहला पॉइंट ले रहा हूं और मुझे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिला, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिखा हुआ मिल गया, और मुझसे पूछा गया ये E है या Z है। समझना आप इसको। मेरा काम क्या है कि जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है मेरा, उसके दोनों ग्रुप को मुझे प्रायोरिटी देनी है सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग, सीक्वेंस रूल या CIP रूल के अकॉर्डिंग। क्या, कैसे प्रायोरिटी देते हैं? जिस ग्रुप का या जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हायर है उसको अपन हायर प्रायोरिटी का मानेंगे। तो मैंने क्या पाया कि इन दोनों ग्रुप्स में से इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो ऊपर वाले कार्बन का ये ग्रुप हायर प्रायोरिटी का है, और नीचे इन दोनों ग्रुप्स में से इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो ये हायर प्रायोरिटी का है। जब हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप टुगेदर हैं, मतलब एक साथ हैं, तो इसको Z बोल दो, और जब हायर प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड चले जाए तो E बोल दो। मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। डबल बॉन्डेड कार्बन पे जुड़े ग्रुप्स को एटॉमिक नंबर के बेस पे प्रायोरिटी दें, हायर एटॉमिक नंबर वाले को हायर प्रायोरिटी। ऐसा ही काम दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन के ग्रुप के लिए करें। दोनों कार्बनों के हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप एक साइड में तो टुगेदर आ रहे हैं, Z बोल दें, अपोजिट साइड आ रहे हैं E बोल दें। ये पहला पॉइंट हो गया, ये मेन पॉइंट था। अब इस पॉइंट में कुछ प्रॉब्लम है क्या कि मान लीजिए इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जो अटैच ग्रुप है वो आइसोटॉपिक मेंबर हो जाए। मान लो मैंने हाइड्रोजन ड्यूटेरियम लगा दिया, और मैंने मान लो यहां क्लोरीन क्लोरीन लिखकर यहां 37 लिख दिया, मतलब ये नॉर्मल क्लोरीन 35.5 वाली है। आइसोटॉपिक मेंबर भी डिफरेंट ग्रुप माने जाते हैं, ध्यान रहे। मैं इसको यहां से हटा दूं, मैं कहूंगा GI नहीं आएगा क्योंकि इस कार्बन के दोनों ग्रुप सिमिलर हो गए हैं। लेकिन जैसे ही मैंने इसको आइसोटॉपिक कर दिया, मैं बोलूंगा इस कार्बन के भी दोनों ग्रुप डिफरेंट है। मैंने पॉइंट बोला, आइसोटॉपिक मेंबर्स डिफरेंट ग्रुप कंसीडर किए जाते हैं। आइसोटॉपिक मेंबर आने पे क्या करेंगे, जो मेंबर हैवियर है ना उसको हायर प्रायोरिटी का मानेंगे। तो ऊपर इन दोनों में से मुझे पता है ये हैवियर मेंबर है, नीचे इन दोनों में से ये हैवियर मेंबर है। फिर आप क्या देख रहे हैं, हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड आ रहे हैं, Z फॉर्म हो गई। ये सेकंड पॉइंट हो गया है। थर्ड पॉइंट पता है क्या है, अभी तक इन दोनों पॉइंट्स को जो मैंने लिया, उन दोनों पॉइंट में डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे मैंने जो भी जोड़ा वो एलिमेंट था। ये एलिमेंटल फॉर्म में मैंने ग्रुप्स जोड़े, ये एलिमेंट्स हैं सारे। अब क्या होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन पे ग्रुप अटैच आएगा, और जब ग्रुप अटैच आएगा तो मान लो डबल बॉन्डेड कार्बन पे जुड़े ग्रुप का पहला आइटम सेम आ रहा है, तो प्रायोरिटी के लिए नेक्स्ट आइटम को देखेंगे। वो सेम आ गया, फिर नेक्स्ट देखेंगे। दोनों बिल्कुल सेम तो हो ही नहीं सकते, बिल्कुल सेम होंगे तो ये ही नहीं आएगा। तो जहां डिफरेंस आएगा ना वहां मैं प्रायोरिटी दूंगा, इसलिए इसको नेक्स्ट टू नेक्स्ट रूल बोलते हैं। थर्ड रूल इज नेक्स्ट टू नेक्स्ट रूल। अगले से अगला आइटम देखते जाओ। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, समझ में आएगी बात। मैंने थर्ड पॉइंट का एग्जाम्पल लिया, मैंने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिखा, मान लीजिए मैंने यहां मिथाइल लिखा, और मैंने यहां इथाइल लिख दिया, मैंने यहां ड्यूटेरियम वाला इथाइल लिख दिया, और मान लीजिए मैंने यहां ट्राइटियम वाला इथाइल लिख दिया। ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, और सारे ग्रुप डिफरेंट हैं। देयरफॉर मैं कहूंगा कि यहां सिस ट्रांस की बजाय EZ आएगा। समझते जाना। अब आप क्या देखते हैं, इस कार्बन से
इस मिथाइल का कार्बन जुड़ा है, मतलब मैं इसको खोल के लिख देता हूं आप लोगों के लिए। ये अरेंजमेंट है, यहां इसका ये अरेंजमेंट है। इन सारे ग्रुप्स को मैंने आपके लिए खोल दिया ताकि आपको ये बातें समझ में आ सकें, समझ में आ सके। ये लो, ये लो, मैंने खोल के लिख दिया, अब समझते जाना। इस कार्बन का ये ग्रुप कौन जुड़ा हुआ है? कार्बन। इसका भी कौन जुड़ा हुआ है? कार्बन। फर्स्ट एटम सेम आ गया। सेकंड एटम पे देखो हाइड्रोजन आ रहा है, किधर भी चले जाओ हाइड्रोजन आ रहा है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है? कार्बन के बाद कार्बन आ रहा है। इसका मतलब इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, कार्बन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज्यादा है, देयरफॉर ऊपर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। ये बात यहां तक समझ में आ गई होगी। नीचे आया पहला एटम कार्बन, इस वाले ग्रुप का भी कार्बन। 2 नंबर पे देखो क्या आ रहा है? 2 नंबर पे कार्बन, इसमें भी 2 नंबर पे कार्बन, लेकिन इसमें आगे नहीं जाना है, पहले इसके सारे ग्रुप आपस में कंपेयर करो। 2 नंबर पे कार्बन, 2 नंबर पे कार्बन, लेकिन 2 नंबर पे ड्यूटेरियम, 2 नंबर पे हाइड्रोजन। ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास हाइड्रोजन से ज्यादा है, देयरफॉर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। इस बार हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड आ गए, ई फॉर्म। मेरी ये बात समझ में आ गई हो? ऐसा नहीं कि इसके बाद आप आगे चले गए आगे हो जाए, पहले इसके सारे ग्रुप आपस में कंपेयर करो। इसके 3 ग्रुप हैं, तीनों ग्रुप कंपेयर करो। एक ग्रुप तय हो गया, अगले में हाइड्रोजन, इसमें ड्यूटेरियम, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा। ये थर्ड रूल था जिसको मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट रूल बोलता हूं। चौथा पॉइंट है कि मेरे जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, या मैं ऐसा बोल दूं आरआरएस, मैंने जीआई फर्स्ट पार्ट में बता दिया आरआरएस क्या होती है। तो आरआरएस पे जो 2 ग्रुप लगते हैं, इनमें मान लो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो इनमें यदि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, जिसका मतलब डबल बॉन्ड का मतलब डुप्लीकेट मानना है और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब ट्रिप्लीकेट मानना है। इसका मीनिंग क्या है वो मैं सिखाने जा रहा हूं। मैं 4th पॉइंट पे आ रहा हूं। मान लो किसी फॉर्मूले में कार्बन और मैंने हाइपोथेटिकल एलिमेंट ए माना है जिसके बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब क्या है वो सिखाना चाहता हूं। आप क्या करना है, इस कार्बन और ए के बीच में डबल बॉन्ड, इसमें 2 बॉन्ड है, एक सिग्मा और एक पाई। तो सिग्मा को तो एज इट इज लिख देना, और पाई जो है ना उसको 2 सिग्मा में ब्रेक कर देना। एक पाई को 2 सिग्मा में ब्रेक करना है, और वो सिग्मा को उन्हीं एटम्स के ऊपर बनाना है जिनके बीच में पाई था। तो मैंने इस पाई को 2 सिग्मा में ब्रेक कर दिया। अब आप देखें कार्बन से कनेक्ट कौन है? ए। तो कार्बन वाले सिग्मा पे ए ही जोड़ना है, और ए किससे जुड़ा है? कार्बन से। तो ए वाले पे कार्बन, ए वाले पे क्या लगाना है? कार्बन लगाना है। अभी मैंने क्या बोला था? डुप्लीकेट मानना है डबल बॉन्ड का मतलब। डुप्लीकेट का मतलब 2 से जुड़ा हुआ। अब पता मैं क्या बोलने वाला हूं, ये कार्बन इस एक ए से नहीं जुड़ा हुआ, 2 ए से जुड़ा हुआ। देखो ये कार्बन 2 ए से जुड़ गया, ये ए एक कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ, 2 कार्बन जुड़ा। देखो ये ए 2 कार्बन से जुड़ गया। ऐसे ही कार्बन और ए के बीच में मान लो ट्रिपल बॉन्ड है, तो आपका काम है सिग्मा बॉन्ड को एज इट इज लिखना। अब की बार 2 पाई आ गए तो 4 सिग्मा बना दो, 2 इस पे और 2 इस पे। इसके सिग्मा पर ए ही लगाना है और इसके सिग्मा पे सी ही लगाना है। अब देखो सी जो है एक ए से नहीं 3 ए से जुड़ा हुआ है, 3 ए से जुड़ गया, और ए जो है 3 सी से जुड़ गया। मैंने खोल के लिख दिया है, मीनिंग समझ में आ गया हो। डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट का मीनिंग कैसे निकालेंगे अब समझना। मुझे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे मान लो साइनाइड मिल गया, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे CH डबल बॉन्ड NH मिल गया, और मुझे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे एल्डिहाइड और मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। और मुझे EZ का पता लगाना। तो पता है मैं क्या बोलने वाला हूं, इस कार्बन की कनेक्टिविटी मैंने नाइट्रोजन से बनाई, और मैंने कार्बन वाले पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन वाले पे कार्बन लगा दिया। यहां मैंने कार्बन नाइट्रोजन बनाया, इस पे कार्बन नाइट्रोजन, एक इस पे क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन, एक इस पे क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन खोल दिया। यहां देखो कार्बन पे OH लगा है, कार्बन पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वाले पे कार्बन, कार्बन वाले पे ऑक्सीजन लगा दिया, कार्बन पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहां सिग्मा सिग्मा, यहां ऑक्सीजन कार्बन लगा दिया। अब कंपैरिजन देखो, पहला आइटम इसका कार्बन, इसका भी पहला आइटम कार्बन। कार्बन के बाद देखो 3 बार नाइट्रोजन आ रही है, इसमें कार्बन के बाद 2 ही बार नाइट्रोजन आ रही है, तीसरी बार हाइड्रोजन आ रही है। इसका मतलब इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। नीचे आओ, कार्बन पहला आइटम, कार्बन पहला आइटम, कार्बन के बाद देखो क्या आती है, इसमें 3 बार ऑक्सीजन, कार्बन के बाद 3 बार ऑक्सीजन, इसमें कार्बन के बाद 2 बार ऑक्सीजन, एक बार हाइड्रोजन आ रही है। इसका मतलब देखो 2 बार में तो टाई हो गई, तीसरी बार में ऑक्सीजन, तीसरी बार में हाइड्रोजन, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। इस बार हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड आ गई, मैं बोलूंगा ये ई है। मेरी बात समझ में आ गई हो? ये EZ कॉन्फ़िगरेशन निकालने का तरीका है बच्चों। ये चारों पॉइंट RS कॉन्फ़िगरेशन में यूज होंगे जब आप RS कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते समय। अब मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं,
जो मैंने शुरुआत में बोला था कि जहाँ प्योरली सिस और ट्रांस आता है वहाँ सिस और ट्रांस के आगे कई बार EZ लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन जहाँ प्योरली EZ आता है वहाँ कभी सिस ट्रांस नहीं आएगा। अक्सर बच्चा एक गलती करता है, उस गलती को सुधारना है। हम सिस को Z और ट्रांस को E मानते हैं, ज़्यादातर बार ऐसा होता है लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। ये मत दिमाग में बिठा लें कि सिस हमेशा Z होगा और ट्रांस हमेशा E होगा, ऐसा होता भी है और नहीं भी होता। आप खुद देखो, मुझे मान लीजिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर यहाँ मुझे मान लीजिए फेनिल लिखा हुआ मिल गया, यहाँ हाइड्रोजन लिखा हुआ मिल गया, यहाँ फेनिल लिखा हुआ मिल गया, यहाँ ब्रोमीन लिखा हुआ मिल गया। मैंने एक फॉर्मूला लिखा, आप क्या देखते हैं, इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे दोनों फेनिल एक तरफ है, मतलब ये सिस फॉर्म है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है ये Z निकले। अब इस कार्बन के दोनों ग्रुप में से आप जानते हैं फेनिल में कार्बन ही तो होता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन में से कार्बन की प्रायोरिटी ज्यादा आएगी और कार्बन और ब्रोमीन में से ब्रोमीन की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। है प्रायोरिटी अपोजिट साइड आ गई, ये तो E आ गया। मैंने प्रूव कर दिया है सिस हमेशा Z होगा, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। इसलिए ये बात दिमाग से निकाल लो कि सिस को मैं Z लिख दूं और ट्रांस को मैं E लिख दूं, गलत तरीका है। कॉन्फ़िगरेशन निकाल कर देखना। ये बच्चों सिस और ट्रांस E और Z और सिस और ट्रांस दोनों बता दिए हैं मैंने। छोटी सी बात यह है कि चारों रूल याद करें और इनको ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में यूज लें। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में मेरे ख्याल में आज की इंफॉर्मेशन इतनी बहुत है। मैं अगले वीडियो में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करूंगा और अगले ही वीडियो में मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के नंबर को कैसे डिटरमाइन करते हैं ये सिखाऊंगा। मैं फिर चाहता हूं कि EZ कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार कर लें, क्योंकि EZ तो एग्जाम में कम आता है लेकिन RS ज्यादा आता है। RS हम ज्यादा काम में लेते हैं और वो तभी हो पाएगा जब आपको ये चारों पॉइंट याद और अप्लाई करने आते हो। तो मेरे ख्याल में ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट रहेगी और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें।